गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस सेशन में साइंस 1 का पार्ट 14 हमारे उपयोगी पदार्थ इसका अध्ययन करना। पिछले सेशन में आपने पढ़ा होगा ब्लीचिंग पाउडर इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की थी। तो उस सेशन में उच्च कैलाशीय लवण के उपयोग में जो है कैलाश जल, तो ये कैलाश जल है कि होते हैं, मतलब रचना होती है। जो है तो आपने जो पिछली कक्षा में जो पढ़ा है उसी के आगे हम ये जो है आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमारे दैनिक उपयोग के कैलाशन जल युक्त पदार्थ, इसमें हम देखेंगे कि कैलाशन जल जो है वो क्या होता है। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है कि पानी के जो अणु होते हैं वो कुछ कैलाशों के अंदर जो है उनकी संरचना का हिस्सा होते हैं। कैलाशन जल जो है वो ऐसा होता है कि पानी के जो अणु होते हैं उस पदार्थ के साथ, उनके कैलाश के साथ में ये जुड़े हुए होते हैं और उसको एक निश्चित आकार देते हैं और एक निश्चित अनुपात में ये पानी की जो मात्रा होती है, पानी के जो अणु होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पर स्क्रीन पर जो है आप देख सकते हो कि फिटकरी, तो फिटकरी जो है पोटैश एलम भी कहा जाता है इसको, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, K2SO4 Al2SO4 ट्राइस, ब्रैकेट डाल के फिर 3 लिखना है वहां पर, और 24H2O। तो यहाँ जो पानी के अणु आपको दिख रहे हैं वो कितने हैं, 24 अणु है पानी के फिटकरी के अंदर। तो ये जो आपको रासायनिक सूत्र दिख रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह सूत्र जो है हाँ, यह सूत्र जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, फिटकरी या फिर बोरैक्स, एप्सम सॉल्ट या बेरियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट। तो इनका जो रासायनिक सूत्र है वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो अभी फिटकरी का जो है K2SO4 Al2SO4 ट्राइस और 24H2O। तो यहाँ पर पानी के जो अणु है वो 24 है। बोरेक्स में आप देखेंगे तो बोरेक्स में जो है Na2B4O7 10H2O। यहाँ जो पानी के अणु मतलब कैलाशन जल कहते हैं इसको, तो ये जो कैलाशन जल है वो कितना है, 10 है। 10 पानी के अणु यहाँ पर उपस्थित है। एप्सम सॉल्ट में आप देखेंगे तो जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, तो MgSO4, मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे और SO4 सल्फेट ग्रुप है, तो MgSO4 7H2O। यहाँ पानी के जो अणु है वो कितने हैं, 7 है। बेरियम क्लोराइड में BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 इसको लिखेंगे, और 2H2O। यहाँ पर पानी के जो अणु है वो कितने हैं, 2 हैं। सोडियम सल्फेट में इसे ग्लोबल सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम सल्फेट को। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Na2SO4 10H2O। तो यहाँ जो पानी का जो कैलाशन जल यहाँ पे उपस्थित है वो कितना है, 10H2O है। 10 पानी के अणु की संख्या कितनी है, 10 है। तो इस तरह से ये कैलाशन जल युक्त पदार्थ जो है वो बनते हैं। तो ये जो पदार्थ है इनका अब हम अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप नेट पे जो है इसको डाल करके आप और इसके बारे में, इनके गुणधर्मों के बारे में आप जान सकते हो।
फिटकरी जो है, जैसा आपको पता होगा बच्चों कि जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी को जो है पानी में घुमाएंगे, जब भी पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, पानी में जो एकत्रित जो गंदगी होती है उसको ये स्कंदन यानी कि जो जितने भी गंदगी होती है वो एक दूसरे को चिपक कर ऐसे भारी हो जाते हैं और एक जगह जमा होकर भारी हो जाते हैं और फिर वो तले में बैठ जाते हैं, नीचे तल जो होता है उसमें बैठ जाते हैं, जिस कारण से पानी जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो पानी को स्वच्छ करने के लिए इस फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके मेडिसिनल पर्पस भी, मेडिसिनल यूज भी है। फिर इसके बाद एनीमिया का निदान करने के लिए, रक्त की जांच करने के लिए जो है नीले थोते का उपयोग किया जाता है। तो जो रक्त की मतलब अगर आपको इसके रक्त की जांच करनी है तो उसी तरह से जो है एनीमिया मतलब पर्सन को एनीमिया है या नहीं, तो उसके उपचार के लिए भी रक्त की जांच करने के लिए नीले थोते का इस्तेमाल किया जाता है। नीला थोता जो है एक मिश्रण है, बोर्डो मिश्रण जिसको कहा जाता है, जिसमें नीला थोथा और चूना दोनों मिक्स होते हैं, तो जिसका उपयोग अंगूर, खरबूज इन फलों के लिए फफूंदी नाशक के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कैलाशन जलयुक्त पदार्थ है जो हमारे दैनिक जीवन में हमें हमारे उपयोग के हैं। फिर आगे देखेंगे हम साबुन। साबुन क्या होता है, अभी साबुन तो सब कोई इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, तेल या प्राणियों की जो चर्बी होती है, तेल होता है, तेल या फिर जो प्राणी होते हैं उनकी चर्बी, उसको जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उबालेंगे तो क्या होता है उसमें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के फैटी एसिड्स बनते हैं। उनके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में सोडियम और पोटेशियम लवण निर्मित होते हैं। इन लवणों को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। साबुन को जो है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर आपने सुना होगा, खारा पानी ऐसा सुना होगा। तो साबुन जो है उसको जब खारे पानी में या फिर दुष्पेन पानी में जब मिश्रित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो सोडियम, उसमें जो सोडियम होता है उसका विस्थापन होकर जो फैटी एसिड्स, तेलाम्ल के मतलब जो फैटी एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहे हैं, जो साबुन बन रहा है, तो उसमें से ये सोडियम जो है वो विस्थापित होकर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में वो क्या करता है, लवण निर्मित करते हैं। और ये लवण पानी के साथ में जो है ये घुलनशील नहीं होने के कारण उनकी तलछट में अघुलनशील होते, पानी के साथ ये घुलते नहीं है और उसकी वजह से ये तले में जाके जमा हो जाते हैं और उसके कारण क्या होता है कि उनके कारण झाग नहीं निर्मित होता है। इसमें क्या होता है, ज्यादा झाग नहीं होता है, झाग नहीं तैयार होता है, झाग तैयार नहीं होता है। तो ये जो है साबुन होता है, ठीक है, साबुन होता है। अब हम देखेंगे कि नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, तो इसमें अंतर ये एक है आपके इसमें टॉपिक। तो नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन जो है उसमें अंतर स्पष्ट करो, ये आता है क्वेश्चन। तो इसमें जो है जो कपड़ा धोने का साबुन होता है उसमें घटिया यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से लिखिए कि जो है कम दर्जे का, कम दर्जे यानी कि लो क्वालिटी के जो है तेल और वसा, फैट जो है उससे बनाया जाता है ये। और नहाने का जो साबुन होता है वो उच्च कोटि यानी कि हाई क्वालिटी के, उच्च दर्जे के तेल और वसा का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। फिर कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसमें पूरक पदार्थ जैसे कि स्टार्च, सोडियम सिलिकेट आदि मिलाए जाते हैं। और नहाने के साबुन में कोई भी किसी भी प्रकार का पूरक पदार्थ नहीं मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि नहाने का जो साबुन होता है उसको हम अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं, तो शरीर पर किसी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इस वजह से नहाने के साबुन में कोई ज्यादा मिलावट नहीं की जाती है। कपड़ा धोने का जो साबुन है वो थोड़ा हार्श होता है और नहाने का साबुन कैसा होता है, वो थोड़ा मतलब ये थोड़ा कठोर होता है कि अगर आप इससे हाथ धोएंगे तो आपका हाथ थोड़ा रफ लगेगा, और नहाने का साबुन जो है वो सॉफ्टनेस देता है आपके हाथों को, कोमल बनाता है। तो प्राय अब कपड़े धोने का जो साबुन है उसमें अरुचिकर गंध, मतलब उसकी जो गंध होती है वो ज्यादा मतलब अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए उसमें लो क्वालिटी के मतलब सुगंधित परफ्यूम मिलाए जाते हैं, लो क्वालिटी के जो ज्यादा हाईफाई नहीं होते हैं, ठीक है। और नहाने का जो साबुन होता है उसमें अच्छी सुगंध आनी चाहिए, इसलिए अच्छी क्वालिटी के जो परफ्यूम होते हैं, सुगंधित पदार्थ होते हैं वो मिलाए जाते हैं। कपड़े धोने के साबुन में हानिकारक क्षार मिला होता है,
जो कपड़े धोने का साबुन होता है उसके अंदर जो मतलब हार्श, वही जो मैंने बोला कि कठोर जो है क्षार बेस मिला होता है, और नहाने के साबुन में जो है क्षार की मात्रा, हानिकारक क्षार जो है वो नहीं मिलाया जाता है, या फिर बहुत कम मात्रा होती है उसकी, ना के बराबर। तो कपड़े धोने का साबुन जो है वो प्राय कठोर होता है, क्योंकि इसमें कॉस्टिक सोडा इससे बनाते हैं इसको। और जो नहाने का साबुन होता है वो प्राय मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसे कॉस्टिक पोटाश से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर स्पष्ट करो है, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन। बच्चों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है अंतर स्पष्ट करो में, तो इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि रेडियोधर्मी पदार्थ, अगला टॉपिक है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ में आप देखेंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, आपने इसके बारे में सुना होगा, उपयोग भी किया होगा। आप जो घड़ी वगैरह पहनते हैं उसमें भी रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल की जो हाई इंटेंसिटी घड़ियां जो आती हैं उसके अंदर क्रिप्टॉन 85 इस रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम जैसे उच्च परमाणु क्रमांक के तत्वों से अदृश्य और अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणों के स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने के गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो बच्चों रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडिएशन क्या होता है? तो ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनके अंदर से कुछ किरणें, विकिरण होती हैं, वो उत्सर्जित होती हैं, जो हमेशा उत्सर्जित होती रहती हैं, और वो बहुत ही मतलब हानिकारक भी होती हैं, हानिकारक होती हैं, जो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अलग अलग बीमारियां भी होती है, वो आगे देखेंगे हम। तो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ये जो उच्च परमाणु क्रमांक वाले, मतलब इनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 82 से 92, और भी तत्व हैं 82 से 92, इनका परमाणु क्रमांक बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब कि इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत होगी। तो इनके जो नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है नाभिक में, वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिस कारण ये अस्थिर होते हैं। इनके जो तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। इनका नाभिक जो है वो अनस्टेबल होता है, नाभिक अस्थिर होता है, जिसके कारण वो उतना वजन संभाल नहीं पाता। मतलब उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए उससे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो संभव नहीं हो पाता है, और इस कारण उसमें से किरणें जो है वो उत्सर्जित होती रहती हैं। तो इसी गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं, और इस गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनके नाभिक अस्थिर होते हैं, नाभिक से ही किरणें उत्सर्जित होती हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन में संबंध है, दैनिक जीवन से संबंध है। तो ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, इसमें जो किरणें निकलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। अल्फा, बीटा और गामा किरणें अल्फा, बीटा और गामा किरणें, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, इधर बैठती हूँ। ओके, तो अल्फा बीटा 3 प्रकार की किरणें होती है, 3 प्रकार की किरणें होती है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। ये किरणें आप इधर डायग्राम में देख सकते हो बच्चों, कि यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे कि एक शीशे का गुटका है, शीशे का जो गुटका है, ये आपका गुटका, यह जो है रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनके उनका जो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उनका जो रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ दी जो अधिकतर जो किरणें होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो जहां से आपको होल दिख रहा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो रखा हुआ है होल के अंदर रखा हुआ है उस शीशे के गुटके में, तो उस होल के द्वारा ही वो बाहर निकल पाएंगे। तो उसके आगे एक मेटल की पट्टी रखी हुई है, ये मेटल की पट्टी के सेंटर में एक छिद्र है, उस छिद्र में से ये किरणें जो है उत्सर्जित होती हैं, और वो आगे चल करके आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 विद्युतीय जो क्षेत्र निर्माण किया गया है 2 पट्टियों के द्वारा, मेटल विद्युत आवेशित पट्टियां हैं, एक पॉजिटिव का काम कर रही है और एक निगेटिव का काम कर रही है। तो एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है, उनके बीच से ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उससे निकलने वाली किरणें
पास हो रही हैं। और ये विद्युतीय क्षेत्र से पास होते हुए ये आगे जो है छाया चित्रण पट्टी रखी हुई है। इस छाया चित्रण पट्टी पर ये किरणें जाकर के जो है उस पर पड़ रही हैं। तो आप अभी देखेंगे इसमें कि किस तरह से ये जो किरणें यहाँ से उत्सर्जित हुई हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ से, वो विद्युतीय क्षेत्र से होते हुए यानी ऋणाग्र और धनाग्र वाली पट्टियों से होते हुए 3 भाग में डिवाइड हो रही हैं। तो छाया चित्रण पट्टी पर ये 3 जगह पर पड़ रही हैं। तो जो ऊपर की दिशा में पड़ रही है थोड़ा तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में कि जो किरणें ऊपर की दिशा में थोड़ी सी डेविएट हुई हैं, विचलित हुई हैं, ये 3 भागों में 3 तरह से विचलित हुई हैं। तो एक जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ धन आवेशित पट्टी की ओर अधिक परिमाण में विचलित हुई दिखाई दे रही है, और कुछ किरणें जो है वो नीचे की तरफ यानी कि ऋण आवेशित पट्टी की तरफ कम मात्रा में विचलन हुआ है उनका, लेकिन फिर भी विचलन हुआ है। और जो एक सेंटर की पट्टी है जो बीच की एक तीसरी जो किरण है उसको आप देखेंगे कि उसका विचलन नहीं हुआ, जो सेंटर में है वो बीच में है, उसका विचलन नहीं हुआ है। तो इस तरह से 3 तरह की किरणें हैं जो कि अलग अलग परिमाण में विचलन दिखा रही हैं, और एक जो बीच की पट्टी है उस बीच की किरण है उसका विचलन नहीं हुआ है। तो जो ऊपर अधिक परिमाण में विचलन हुआ है उस धन आवेशित पट्टी की ओर अधिक परिमाण में विचलित होने वाली किरणों को बीटा किरणें कहा गया है, और अविचलित होने वाली जो विचलन नहीं हुआ है उन्हें गामा किरण कहा गया है जो सेंटर में है, और जो नीचे की तरफ यानी कि ऋण आवेशित पट्टी की तरफ जो कम विचलित हुई है उसे अल्फा किरण कहा गया है। तो इस तरह से अल्फा, बीटा और गामा इन किरणों का अस्तित्व जो है वो इस तरह से उनकी खोज हुई, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया है। और इसे रुदरफोर्ड और विलार्ड ने जो है इन रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उससे उत्सर्जित होने वाली किरणों का अध्ययन करके इस तरह से प्रयोग के द्वारा उन्हें बताया। आगे हम देखेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुणधर्म क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा जो किरणें हैं वो कैसी होती हैं। अल्फा कणों का जो प्रवाह है वो ये हीलियम की तरह, मतलब हीलियम के जो एटम होते हैं उसकी तरह ये होते हैं। तो 2+, इनका आवेश जो होता है वो 2+ होता है। और बीटा किरणों का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन की तरह, ये इलेक्ट्रॉन की तरह जो इनका स्वरूप इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेशित चार्ज जो होता है उसकी तरह होते हैं। और गामा किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अल्फा किरणों का 4.0028 डाल्टन है, और बीटा किरणों का जो है 0.00548 डाल्टन है, और गामा किरणें जो है वो द्रव्यमान रहित होते हैं, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अगर आवेश की बात करें तो जो अल्फा किरणें हैं वो 2+, इन पे 2+ का आवेश होता है, और जो बीटा किरणें हैं वो -1 का आवेश होता है इन पर, और गामा किरणें आवेश रहित होती हैं। वेग, प्रकाश के वेग का जो अल्फा किरणें हैं वो प्रकाश का वेग 3.46 ऐसा ये प्रकाश का वेग जो होता है उसके प्रकाश के वेग का ये 1/5 से 1/20, मतलब इसका 1/5 और 1/20 जो है 1/20 इतना मल्टीपल होता है, इतना गुना होता है। तो प्रकाश के वेग का, और बीटा किरणें जो होती हैं वो प्रकाश के वेग की 1/5 से 9/10 इतने गुना होती है। प्रकाश के वेग का इतना गुना होता है ये। और गामा किरणें जो होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो गामा किरणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और अल्फा किरणों का जो है वो प्रकाश के वेग का 1/5 गुना या फिर 1/5 से 1/20 गुना होता है, और बीटा किरणें जो होती हैं वो 1/5 से 9/10 गुना होती हैं। विद्युतीय क्षेत्र में इनका विचलन अगर देखा जाए, विद्युतीय क्षेत्र में इनका विचलन देखा जाए तो अल्फा किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती हैं, बीटा किरणें जो है वो धन आवेशित पट्टी की ओर आकर्षित होती हैं, और गामा किरणें जो है वो
आकर्षित नहीं होती हैं, ना धन की तरफ ना तो ऋण की तरफ, क्योंकि ये आवेश रहित होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भेदन शक्ति, मतलब इनकी जो किसी भी पदार्थ से गुजरने की जो क्षमता है वो कितनी होती है। तो भेदन शक्ति कि किसी भी शीट से ये कितने थिकनेस में ये अंदर ट्रेवल करती है, पेनिट्रेट करती है, तो भेदन शक्ति जो है वो कितनी है। अल्फा किरणें जो है वो कम 0.02 मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेज सकती है। तो अगर एल्यूमिनियम की, अगर हम एक शीट लें एल्यूमिनियम की और उसकी थिकनेस अगर 0.02, मतलब कम थिकनेस है ये, तो इतनी थिकनेस अगर होगी तो ये उसको भेज सकती है। और अल्फा जो कण होते हैं उसके मुकाबले जो बीटा किरणें होती हैं वो 100 गुना अधिक 2 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेज सकती है। इसका मतलब कि बीटा किरणें जो है वो अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 गुना अधिक जो है पावर के साथ में एल्यूमिनियम की चादर को भेज सकती है। 2 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भेज सकती है। और गामा किरणें जो है वो अल्फा कणों से 10,000 गुना अधिक, यानी कि 15 सेंटीमीटर मोटाई का जो सीसा होता है उसके पर्दे को भेज सकती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आयनीकरण शक्ति। आयनीकरण शक्ति, आयन बनाने की जो शक्ति है, तो अल्फा किरणों की जो शक्ति होती है वो अति उच्च होती है, बहुत ही अधिक होती है। बीटा किरण जो है उसकी कम होती है और गामा किरणों की अत्यंत कम, उससे भी कम होती है। फिर इसके बाद है स्फुरदीप्ति निर्माण, यानी कि जो चमकने की जो क्षमता होती है। स्फुरदीप्ति मतलब उसके अंदर जो लाइट आती है, ल्यूमिनेंस जो बोलते हैं उसको। तो स्फुरदीप्ति निर्माण करने की जो शक्ति होती है, तो अल्फा किरणों में जो है अधिक परिमाण में होता है, बीटा किरणें उससे कम होती है और गामा किरणें बहुत ही कम होती हैं। तो इस तरह से उनका जो लाइट निर्माण करने की जो शक्ति होती है वो अल्फा किरणों की अधिक होती है, बीटा किरणों की उससे कम होती है और गामा किरणों की बहुत ही कम होती है। फिर आगे देखेंगे हम कि रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक होते हैं उनके उपयोग। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग जो है इसमें केवल बम बनाने के लिए सिर्फ रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि केवल बम बनाने के लिए। इनका उपयोग और भी अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, उसके लिए। कृषि क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थों का। समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु क्रमांक समान रहेंगे लेकिन उनके जो परमाणु द्रव्यमान रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो ऐसे एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक समान रहेगा परंतु उनका जो परमाणु द्रव्यमानांक रहेगा वो अलग अलग होगा। तो जैसे हाइड्रोजन के भी दो परमाणु समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के, कोबाल्ट के और भी बहुत सारे तत्व, कार्बन के, तो और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो हम देखेंगे कि रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी उसका उपयोग किया जाता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो उसे हम देखेंगे अभी। केवल किरणों का उपयोग करके भी इसका मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। उनकी किरणों, उनसे निकलने वाली जो किरणें होती है उसका उपयोग करके भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है रेडियो सक्रिय तत्व जो है उसका प्रत्यक्ष उस तत्व का उपयोग करके हम किसी क्षेत्र में उसका उपयोग जो है दिखा सकते हैं। आगे देखेंगे रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। तो पहला है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो इसमें आप देखेंगे कि रेडियोग्राफी, पहला दिया रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी जो है उसमें क्या होता है कि जो लोहे की वस्तु है या फिर लोहे का कोई वेल्डिंग वगैरह आपने देखा होगा कि लोहे के जो रॉड होती है, मतलब बड़े बड़े खंभे होते हैं, उनमें वेल्डिंग वगैरह किया जाता है। तो या बिल्डिंग बनाने के बहुत बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो उस वेल्डिंग करते समय अगर उसमें कुछ दरारें हैं तो उन रिक्त स्थानों को गामा किरणों की सहायता से पता लगाया जा सकता है कि उसमें स्पेस है, क्योंकि ऐसे कैसे दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस वजह से उन दरारों को, अगर दरार रह गई तो वो ज्यादा मजबूती नहीं देगा। इस वजह से रेडियोग्राफी की मदद से, रेडियोग्राफी में क्या होता है कि ये समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60, इरिडियम
192 जैसे समस्थानिकों का उपयोग करके इन रिक्त स्थानों को गामा किरणों की सहायता से हम पता लगाकर उसको उसके धातु कार्य के जो दोष हैं उनको पता करके उसको सही कर सकते हो। तो इसलिए रेडियोग्राफी इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है कि जो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या लोहे जैसे पदार्थ होते हैं उनके कम अधिक मोटाई की चादरें जो है इसका उत्पादन करते समय आपको मोटाई कितनी चाहिए, उसकी चौड़ाई जो बोलते हैं थिकनेस जो रहती है वो आपको कितनी चाहिए, तो चादर कितनी पतली होनी चाहिए, कितनी थिक होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, वो उसका ध्यान देते हुए जो है इन रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग करके मापन यंत्र में जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि उस चादर की मोटाई कितनी रखनी है। और साथ ही साथ जो माल होता है उसका पैकिंग करने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग जो है किया जा सकता है, मतलब उसकी जांच करने के लिए कि माल की पैकिंग बराबर हुई है या नहीं, उसकी जांच के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दीप्यमान रंग यानी कि ल्यूमिनेसेंट पेंट जो होते हैं, जो चमकदार पेंट होते हैं जिसमें से लाइट आती है। आपने रास्ते पर भी देखा होगा रोड पर जो ऐसे ल्यूमिनेंस पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे पेंट जो होते हैं वो रास्ते पर हमें रात के समय में भी वो चमकते हैं, जिसके वजह से, और कार या जो व्हीकल होते हैं, जो गाड़ियां होती है उसके पीछे भी ऐसे ये पदार्थों का इस्तेमाल किया होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों का, कि जिसके कारण की रात के समय में भी उसकी लाइट निकलती रहती है और हमें वो प्रॉपर एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य होता है उसका। तो दीप्यमान रंग और रेडियो सक्रिय दीप्त रंग, तो इसमें घड़ी के कांटे और विशिष्ट वस्तु अंधेरे में भी दिखने के लिए उस पर रेडियम के यौगिक लगाए जाते हैं और इसमें अल्फा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो इन अल्फा और गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण क्या होता है, वहां पर लाइट जो उत्पन्न होती है उसके कारण अंधेरे में भी वो वस्तुएं हमें विजिबल होती हैं, हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आपने घड़ी के कांटे देखे होंगे, घड़ी के अंदर जो सुई होती है और जो नंबर लगे होते हैं वो हमको अंधेरे में भी दिखते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। घड़ी में जो है मैंने जैसा पहले बताया आपको कि घड़ी और डिस्चार्ज लैंप होते हैं, उनके अंदर भी क्रिप्टॉन 85 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से एक्सरे जो यूनिट है एक्सरे निकालने के लिए उसमें प्रोमेथियम 147 प्रोमेथियम 147 इस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम औद्योगिक क्षेत्र में इनका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से सिरेमिक की जो वस्तुएं होती है, सिरेमिक के बर्तन, टाइल्स, प्लेट, रसोई के बर्तन, इनको अधिक चमकदार रंग प्राप्त करने के लिए, अधिक चमकदार बनाने के लिए और थोड़ा सुंदर दिखने के लिए इनमें जो है यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और परमाणु रिएक्टर्स में बिजली का निर्माण करने के लिए भी ईंधन के रूप में इन रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है इनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके आगे देखेंगे हम कि कृषि क्षेत्र में पौधों की वृद्धि शीघ्र होने के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, बीजों को अच्छे गुणवत्ता देने के लिए उनके जनुकों और गुणसूत्रों में बदलाव किया जा सकता है। तो इन रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग करके उनके इन किरणों के प्रभाव से जो बीज होते हैं उनके जनुक यानी कि उनके जो गुणसूत्र होते हैं, जनुकों और गुणसूत्रों में परिवर्तन करके हम अधिक मात्रा में अधिक उत्पादन और पौधों की शीघ्र वृद्धि कर सकते हैं। और रेडियो सक्रिय समस्थानिक कोबाल्ट 80 का उपयोग जो है वो खाद्य परीक्षण के लिए, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका निरीक्षण करने के लिए, उनको जांचने के लिए कोबाल्ट 80 इस समस्थानिक का उपयोग करते हैं। फिर प्याज और आलू को अंकुर ना आए, देखिए आपके घरों में प्याज और आलू जो खरीद कर लेके आते हैं तो उसमें अंकुर निकलने लगता है, तो उसकी न्यूट्रिटिव जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, उसका जो पोषण जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। तो जिस कारण इसमें अंकुर ना आए, इसलिए कोबाल्ट 60 की गामा किरणों की उस पर बौछार की जाती है। फिर उसी तरह से इसका उपयोग स्ट्रॉन्शियम 90 का जो उपयोग है विविध फसलों पर संशोधन यानी कि रिसर्च कार्य के लिए, संशोधन के लिए अलग अलग फसलों के ऊपर स्ट्रॉन्शियम 90 का उपयोग किया जाता है।
फिर नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र में पॉलीसाइथेमिया, इस रोग में लाल रक्त कणों की रक्त में मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इस रोग के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। ये सारे जो हमने नाम देख रहे हैं वो सब समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय पदार्थों के समस्थानिक है, जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है। फिर हड्डियों का कैंसर, हाइपरथायरॉयडिज्म और मस्तिष्क का ट्यूमर, इन सभी बीमारियों को उपचार करने के लिए, इन सभी बीमारियों पर उपचार के लिए जो है अलग अलग प्रकार के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो हड्डियों का कैंसर जो है इसका उपचार करते समय स्ट्रॉन्शियम 89, स्ट्रॉन्शियम 90, फिर समारियम 153 और रेडियम 223। तो इस तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म, ये हड्डियों के कैंसर के लिए जो है स्ट्रॉन्शियम 89, स्ट्रॉन्शियम 19 और समारियम 153 और रेडियम 223, इन समस्थानिकों का उपयोग हड्डी के कैंसर के ऊपर किया जाता है। उसी तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए जो इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है कि गले की जो ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, उसमें अधिक मात्रा में हार्मोन जो है निर्माण होने के कारण, बनने के कारण वो गले की ग्रंथि बड़ी हो जाती है और भूख लगने के बावजूद जो है वजन कम हो जाना, फिर नींद ना आना, ये सारे उसके लक्षण है। इसे हाइपरथायरॉयडिज्म रोग कहा जाता है। इसमें उपचार के लिए आयोडीन 123 का उपयोग किया जाता है और ये इसमें जो है आयोडीन 123 का उपयोग किया जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो आपने सॉल्ट वगैरह देखा होगा कि जो नमक के पैकेट आते हैं उसमें भी आयोडाइज नमक ऐसे बोला जाता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग ब्रांड के जो है लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि इसमें अधिक आयोडीन है, ये है, तो मिनरल्स है। तो कुछ जो हिल्स एरिया होते हैं वहां पर इसकी कमी ज्यादा पाई जाती है, ऐसे रोग ज्यादा दिखते हैं। फिर मस्तिष्क का ट्यूमर जो है, इसके उपचार के लिए आपने ब्रेन ट्यूमर सुना होगा, जो ब्रेन में होता है, तो वही है मस्तिष्क का ट्यूमर। मस्तिष्क के ट्यूमर का उपचार करने के लिए बोरॉन 10, आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60 इसका उपयोग किया जाता है। तथा शरीर के छोटे मोटे जो ट्यूमर होते हैं जो अन्य भागों में पाए जाते हैं, शरीर के अन्य भागों में पाए जाते हैं, तो ये कैंसर ही है एक प्रकार का। तो इन ट्यूमरों को पहचानने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये आर्सेनिक जो है ये भी एक समस्थानिक है आर्सेनिक का, इसको आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से जो है इन समस्थानिकों का उपयोग अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में तथा चिकित्सा शास्त्र में इनका उपयोग किया जाता है। और यह रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक है, यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है इनका यह विभिन्न उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में, ये एग्जाम में आता है बच्चों, आपको समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। तो इस तरह से आपको अलग अलग पॉइंट्स में आप इसको लिखोगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स याद कर लोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको आसानी होगी। आगे हम देखेंगे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ के हमने उपयोग देखे। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों व इनसे निकलने वाली जो किरणें होती हैं उसके दुष्परिणाम भी बहुत ही घातक होते हैं। तो आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जो है बम विस्फोट हुआ था। तो इस बम विस्फोट के कारण जो है, इस बम विस्फोट के कारण वहां पर आज तक अगर हम देखेंगे तो वो डीएनए, मतलब उसके वहां की जो मिट्टी है वहां सब में जो है गुणसूत्रों में ही डायरेक्ट डीएनए के ऊपर ये हमला करता है। और उसके कारण रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो हमें
जनकों में ही बदलाव आ जाते हैं, उसके डीएनए फॉर्म में ही चेंज हो जाता है। तो आज भी अगर वहाँ के लोग जो है अपंग पैदा होते हैं। तो इस तरह से रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही घातक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, तो हमेशा जो इसके एक्सपोजर में रहता है इन किरणों के जो है अगर हमेशा संपर्क में होता है तो उस पर ये दुष्परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है, रेडियो सक्रिय किरणों के कारण मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र यानी क्या हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो मस्तिष्क है ये उसको हानि पहुंचाता है। ऐसी ये रेडियो सक्रिय जो किरणें होती हैं बहुत ही हानिकारक होती हैं। उसके बाद दूसरा है शरीर के डीएनए पर। तो ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, रेडियो सक्रिय पदार्थ व किरणों के दुष्परिणाम। तो उसमें जो है आपका ये दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर इसके बाद और दूसरा पॉइंट है, शरीर के डीएनए पर किरणों के हमले से आनुवांशिक दोष उत्पन्न होते हैं। डीएनए पर ये प्रभाव डालता है और जिसके कारण आनुवांशिक दोष जो है वो निर्मित होते हैं। रेडियो सक्रिय किरणें त्वचा को भेद कर अंदर जा सकती हैं, इस कारण त्वचा का कर्क रोग। तो देखिए पहले पॉइंट में हमने देखा कि यह मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है, और दूसरा पॉइंट जो है वो शरीर के डीएनए पर किरणों के हमले से आनुवांशिक दोष निर्मित करता है। अगर डीएनए पर प्रभाव डालेगा तो आनुवांशिक दोष निर्मित होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे आनुवांशिक दोष जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी का जो बम विस्फोट था में हमको देखने को मिलता है। फिर तीसरा है, रेडियो सक्रिय किरणें त्वचा को भेद कर अंदर जा सकती हैं, कि ये आपके एक्सरे में आपको कैसा होता है कि आपको खड़ा किया जाता है और एक प्लेट आपके सामने रखी जाती है और उस पे जो है वो लाइट पास की जाती है। तो वो किरणें जो होती हैं, एक्सरे की जो किरणें होकर आपका जो बॉडी स्कैन, मतलब आपकी हड्डियों का जो प्रतिबिंब वो तैयार करते हैं। सक्रिय किरणें जो है त्वचा को भेद कर अंदर जा सकती हैं। इस त्वचा का क्या होता है, कर्क रोग होता है। ल्यूकेमिया, यह एक रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। तो ऐसे रोग जिससे कि एनीमिया या अदर उसके सिम्टम्स हैं, और ये ल्यूकेमिया, ये जो किरणें होती हैं वह मतलब कैंसर निर्माण करने के लिए उत्तरदायी। फिर विस्फोट से होने वाले रेडियो संकेतक हवा द्वारा जो है शरीर में प्रवेश करते हैं, और जो जैसे अभी होता है तो ये हो गया। ऐसे रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं उनका कहीं पर भी परमाणु रिएक्टर्स में या कहीं पर भी और किसी कारण उसका विस्फोट होता है, तो ऐसे उत्पन्न होने वाले जो रेडियो सक्रिय जो प्रदूषक होते हैं हवा में मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उस पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रेडियो सक्रिय प्रदूषक समुद्र में डाले जाने के कारण वे मछलियों के, ये प्रदूषक अगर समुद्र में जाकर मिलते हैं तो वे मछलियों के शरीर में जाते हैं तथा उनके माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। उनके माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। जब मछलियां मानव खाएगा तो वह मछलियों के शरीर से होते हुए फिर मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से ये रेडियो सक्रिय जो प्रदूषक होते हैं वो घातक परिणाम दिखा सकते हैं। फिर घड़ी पर लगाए गए रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य के कारण, आजकल फैंसी जो घड़ियां हैं और हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज की जो घड़ियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य अधिक मात्रा में अगर उपयोग किया गया है तो उससे कर्क रोग, और उसे कंटिन्यू आप अपने हाथ पर बांध रखोगे या शरीर के पास रखोगे तो उससे कर्क रोग होने की संभावना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, वनस्पति, फल फूल, अनाज, गाय का दूध इत्यादि के माध्यम से शरीर में अस्थियों का कैंसर, फुदीनाशक और
बाकी चीजों का इस्तेमाल करने पर या फिर खाद मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनका सब इस्तेमाल करने पर क्या होता है कि वनस्पति, फल फूल, अनाज, गाय का दूध, किसी भी माध्यम से स्ट्रॉन्शियम 90 नामक जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यह समस्थानिक शरीर में अगर प्रवेश करता है तो उसके कारण अस्थियों, हड्डियों का जो कैंसर होता है वो होता है, और ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जैसे रोग भी होते हैं। ल्यूकेमिया मैंने बताया कि ये रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर, एक तरह से आप बोल सकते हो ब्लड कैंसर। तो यह होता है, यह रोग होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि रेडियो सक्रिय पदार्थों और उनके वाली परिणाम, ये दुष्परिणाम आते हैं कि रेडियो पदार्थ किरणों के दुष्परिणाम लिखिए, या रेडियो सक्रिय समय को विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बताइए। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आप जो है आंसर आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में अगर पूछा जाए तो ये प्रयोग जो है डायग्राम में, डायग्राम का नाम लिखने के लिए आता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है। तो आप है अल्फा, बीटा और किरणों किरणों के बारे में बताया सकता है, पूछा सकता है। फिर उसके बाद आगे जो हम ये कैलाशन जल युक्त है, फिटकरी, बोरैक्स, इप्सम सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम का आपको रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो आप इस ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि कैलाशन जल युक्त पदार्थ, तो उसमें फिटकरी या फिर बोरैक्स, इसका कोई भी नाम दे देगा और उसमें जो है आपको उसका रासायनिक सूत्र लिखना होगा। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद साबुन में जो है आपको पूछ सकते हैं कि ये हार्ड वाटर, इसमें साबुन का जो है किस तरह से बनता है। तो तेल या प्राणियों की चर्बी को जब सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाला जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो है सोडियम और पोटेशियम लवण निर्मित होते हैं, इन्हें हम साबुन कहते हैं। और उससे रिलेटेड की साबुन को अगर हम हार्ड वाटर में, खारे पानी में अगर मिश्रित किया जाए तो सोडियम का जो विस्थापन होकर वहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये लवण निर्मित करते हैं, और जो कि पानी में अघुलनशील होने के कारण वो क्या होता है, तलछट में निर्मित होते हैं, और इसके कारण ये मतलब ऊपर तैरते रहते, सॉरी, और इसके कारण ये झाग निर्मित नहीं करते हैं, झाग नहीं बनती है इसके अंदर। फिर उसके बाद अंतर स्पष्ट करो में पूछा जाता है कि नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन। तो वो आप एक देख लीजिएगा, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, इसमें अंतर स्पष्ट करो आता है। फिर रेडियोधर्मी पदार्थ में जो है आपको एक ये जो डायग्राम का मैंने बताया उसको आप कर लीजिएगा। कभी कभी डायग्राम दे देता है, उसका नाम लिखने के लिए आता है, और उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है उनके उपयोग पूछा जाएगा, और उनके ये उपयोग पूछा जाएगा, और साथ ही साथ उनके अगर पदार्थों के किरणों, रेडियो सक्रिय पदार्थ और किरणों के दुष्परिणाम भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अभी किसी को कुछ डाउट है? हेलो।